हेलो डियर रीडर्स। हेलो डियर रीडर्स, मेरा नाम है द एक्सप्लेनर और आप देख रहे हैं द पॉइंटेड विजन, हमारा यूट्यूब चैनल द पॉइंटेड विजन। ठीक है, तो आज का अपना विजन रहेगा द पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, रिटन बाय वाल्टर होरेशियो पेटर। ठीक है, तो ये एक ऐसे है, शायद आप सभी को पता है, क्रिटिकल ऐसे है ये। ठीक है, तो ये भाई साहब जी इस ऐसे के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, द एसेइस्ट का क्या इंटेंशन है ऐसे के अंदर, तो इसके बारे में हम जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो जस्ट बी कंटिन्यू, पूरी वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए और हम लोग पता करेंगे कि ये ऐसे किसके बारे में है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि इस ऐसे का ये जो टाइटल है द पोस्ट स्क्रिप्ट, ये द पोस्ट स्क्रिप्ट क्यों है, फर्स्ट स्क्रिप्ट और ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्यों नहीं है, ये भी तो एक समझना चाहिए ना। पहले हम टाइटल पे विचार करें कि पोस्ट स्क्रिप्ट क्यों है। तो मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ, ये तो रियल में पोस्ट स्क्रिप्ट ही है। इसकी जो फर्स्ट स्क्रिप्ट या फिर ये किसी के रिएक्शन में लिखा गया था। रिएक्शन का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने लिखा तभी उसको बताने के लिए लिखा, मतलब किसी ने लिखा जैसे कोई भी राइटर है, वो कोई वर्क लिखता है तो उसके रिएक्शन में हम रिव्यूज़ लिखते हैं जनरली कि हाँ इस बुक का रिव्यू ये है, इसका ये है। लेकिन वो रिव्यू जब सोचते सोचते एक क्रिटिकल ऐसे का रूप ले लेता है और उसमें राइटर अपनी तरफ से बहुत कुछ डाल देता है, तो फिर वो एक पोस्ट स्क्रिप्ट के जैसा सा बन जाता है। तो वाल्टर होरेशियो पेटर ने भी ऐसा ही किया। ये स्टेंडल का एक ऐसे था एक्चुअली। स्टेंडल ने ये ऐसे लिखा, रेसिन एट शेक्सपियर। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे विचार बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई कि रोमांटिक्स क्या होता है, क्लासिकल क्या होता है। तो इसको पढ़ा अपने भाई साहब जी ने, वाल्टर होरेशियो पेटर ने। पढ़ने के बाद में उनको विचार आया कि मुझे कुछ इसके बारे में लिखना चाहिए। तो ये इसकी पोस्ट स्क्रिप्ट है। अगर आपको कोई पूछे तो आप तुरंत बता दीजिएगा, वरना ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। और वैसे ऐसे का टाइटल है तो अपने को समझना ज़रूरी हो गया। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा वाल्टर होरेशियो पेटर के बारे में देख लेते हैं। कौन थे ये, कहाँ से इनका वास्ता था, थोड़ा सा ज़रूरी है देखने के लिए, ताकि अपने को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानकारी हो जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे इनका जन्म 1839 ईस्वी में हुआ, तो अपने को पता चल गया कि हाँ ये 19th सेंचुरी के राइटर है। जो भी है राइटर के अंदर एसेइस्ट है, चाहे पोइट हो चाहे नोवेलिस्ट हो, जो भी है सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 1839 में 1839 में इनका जन्म हुआ। तो ये हो गया आपके पास। वाल्टर होरेशियो पेटर वाज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश एसेइस्ट, लिटरेरी एंड आर्ट क्रिटिक, वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। इतना ही जानेंगे इसके अंदर कि वाल्टर होरेशियो पेटर थे, इनका जन्म 1839 में हुआ था और ये 19वीं सदी के राइटर थे। ठीक है, क्रिटिक थे, एसेइस्ट थे और इनका ताल्लुक था, इनका वास्ता था इससे, द एस्थेटिक मूवमेंट से। फिर ये कहाँ पढ़े, ये आप पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता। ठीक है, फिर इनकी एक बुक है जो कि बहुत फेमस है, स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसेंस, जिसको हम द रेनेसेंस के नाम से भी जानते हैं। अब बताते हैं, वाल्टर पेटर्स एडवोकेसी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक बिकेम ए कार्डिनल डॉक्ट्रिन ऑफ द मूवमेंट नोन एज एस्थेटिसिज्म। ये चीज़ याद रखने पड़ने को ज़रूरी है। ये जो आर्ट फॉर आर्ट सेक है ना, ये एक मूवमेंट था और इस मूवमेंट का क्या उद्देश्य था, जैसे आपने लोगों को देखा होगा अपने जीवन में, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे जीवन में आए हो तो जीवन के मज़े लेके चल दो, बस ज़्यादा सोचो मत क्या सही है क्या गलत है। तो ये भी उस प्रकार का ही मूवमेंट है, आर्ट फॉर आर्ट से। इसमें नैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। ये बोल रहा है कि आर्ट केवल आर्ट के लिए होनी चाहिए, वी नीड टू इन्जॉय द आर्ट, व्हाट इज़ आर्ट। अब इसमें हम उसमें भी अगर हम मोरल चीज़ों की बात करने लगेंगे, व्हाट इज़ मोरल और व्हाट इज़ इमोरल, अगर वहाँ पे भी ये अप्लाई कर दिया तो हम अच्छे से जीवन का मज़ा ले नहीं पाएंगे। तो ये वैसा ही है, ये वाल्टर होरेशियो पेटर भी इसी चीज़ को सपोर्ट करता था और फिर ये लेटर बाद में जाके ये एस्थेटिसिज्म मूवमेंट के रूप में भी जानने लगा। लिटरेचर वाले बच्चे शायद इसको अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि होरेशियो पेटर कौन था। ठीक है, अब जानते हैं इस ऐसे को समझने के लिए अपने को ज़रूरी है एसेंशियल पॉइंट्स की, कुछ अपने हाथों पे कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए। वो पॉइंट्स जब अपने हाथों में होंगे तो ही ये ऐसे समझ में आएगा, क्योंकि इसको मैंने भी जितना हल्के में लिया था उतना ये ऐसे उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं उन पॉइंट्स के बारे में क्या है ये पॉइंट्स। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जिसको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो स्टेंडल का ऐसे था, रेसिन एट शेक्सपियर, इस पे पेटर इज ऐसे सीरियस क्रिटिक
ठीक है। फ्रॉम स्विफ्ट, देखो जोनाथन स्विफ्ट को जानते हो, उसने तो क्या है सारे ऐसे मतलब सेटायरिकल टोन में लिखे, किसी पे आरोप लगाया, किसी पे प्रत्यारोप लगाया, जो भी लगाया, लेकिन इसका ये नहीं है। पेटर सबसे अच्छी बात इस ऐसे की है कि ये बायस नहीं है, किसी एक गुट में नहीं बंटा हुआ है, ये सच में एक सोचता है, तटस्थ रहकर सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट पॉइंट यही है कि स्टेंडल का ऐसे है रेसिन ईटी शेक्सपियर, ठीक है। तो इसको पढ़ने, इस पर ये एक प्रकार की कमेंट्री है, टिप्पणी है, ठीक है। इसके बाद में ये ऐसे लिखा गया है, तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, समझ में आया इतना। और द सेकंड पॉइंट है स्टेंडल्स इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट रोमांटिसिज्म इज नॉट लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड बट इज ए यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ आर्टिस्टिक मूवमेंट। अब इस ऐसे के अंदर ये जो स्टेंडल का जो ऐसे है ना, इसके अंदर ये स्टेंडल बता रहा है अपने ऐसे में, वाल्टर होरेशियो पेटर तो बाद में बताएगा, लेकिन स्टेंडल बता रहा है कि रोमांटिसिज्म कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये जो पीरियड है ये रोमांटिसिज्म है, ये जो पीरियड है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लासिकल पीरियड हो गया, ये नियो क्लासिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमांटिसिज्म इज़ एवर ऑन गोइंग थिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रोमांटिसिज्म इज़ एवर एन गोइंग थिंग, और रियली ऐसा ही है। रोमांटिसिज्म पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। रोमांटिसिज्म कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इस ऐसे का यही इंटेंशन है, जो सबसे बड़ा इंटेंशन है वो यही है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम उसको यहाँ दे देंगे, हर समय में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में हर एक चीज़ विद्यमान रहती है हर जगह, ठीक है। ये चीज़ आपको आ गई समझ में। पेटर स्पोर्ट्स स्टैंडल्स व्यू पॉइंट इन एन इंटेलेक्चुअल मैनर, ठीक है, presenting a thoroughful analysis, ठीक है, एनालिसिस दैट फोस्टर्स ए मूड ऑफ कंसेप्शन। अब पेटर साहब क्या करते हैं, इसका ये ऐसे पढ़ते हैं और इनका ये जो आइडिया है कि रोमांटिसिज्म इज एन एवर गोइंग थिंग, तो इसी को सपोर्ट करते हैं कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं स्टैंडल। तो ये ऐसे क्या है, इनका एक इन्हीं का आइडिया है, इसको सपोर्ट करने वाला ऐसे है। तो आगे आपको इस ऐसे के बारे में, ठीक है, इसको छोड़ो आप। पेटर कंक्लूड्स बाय कंपेयरिंग क्लासिकल रोमांटिक आर्ट्स, हाईलाइटिंग देयर डिफरेंसेस एंड द पोटेंशियल फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई थिंक हाँ द थीसिस पोजिट्स, हाँ एक ये और बात बता देता हूँ कि ये ऐसे काइंड ऑफ थेसिस है। थेसिस जिसको बोलते हैं, रिसर्च पेपर तो नहीं बोल सकते, हाँ रिसर्च पेपर भी बोल सकते हैं एक प्रकार का, मतलब थेसिस जिसमें मतलब कुछ रिसर्च किया जाए, ठीक है। तो ये एक ऐसा ही है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना, ये बाइस्ड नहीं है राइटर, ये एसेइस्ट है, ये बाइस्ड नहीं है, न्यूट्रल है, अच्छे से सोचता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये क्या रोमांटिसिज्म ये बता रहा है कि एग्जिस्ट अक्रॉस कल्चर्स इवॉल्विंग इनटू क्लासिकल ओवर टाइम, ठीक है। जैसे जैसे रोमांटिसिज्म हमेशा एग्जिस्ट करता है और वो धीरे धीरे समय के साथ क्लासिकल बन जाता है, ठीक है। ये बात इस ऐसे के अंदर की गई है, ठीक है। पेटर एम्स टू रीडिफाइन रोमांटिक एंड क्लासिकल टू डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज एरा। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीडिफाइन करता है और रिफ्रेश करता है इस चीज़ को। अपने ने जितने भी प्रेजुडाइज्ड माइंड है उन्होंने बना लिया कि हाँ क्लासिकल तो वही है, वेल डिफाइंड है। अब एक मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्लासिकल थे कौन। क्लासिकल अपन मतलब अंडरस्टैंड कैसे करते हैं कि क्लासिकल की, हाँ जो पुराने हैं, जो प्राचीन राइटर्स हैं वो सारे क्लासिकल हैं, उनकी सारी राइटिंग्स एक वेल राइम स्कीम में लिखी जाती थी, एक प्रॉपर लिटरेचर का जो वो वेव होता है उसमें लिखी जाती थी। और रोमांटिसिज्म बाद में आए, जो लिबर्टी को पसंद की उन्होंने बताया कि लिटरेचर सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर क्लास के लोग हैं उन्हीं के लिए है। उन्होंने लिटरेचर में लिबर्टी लाई भी विदाउट एनी काइंड ऑफ राइम स्कीम। उन्होंने पोइट्री जैसे लिखी, जैसे मन में आया 4 लाइन लिख दी। आजकल तो हाइकू भी आने लग गया है जो कि एक 3 लाइन की पोइट्री होती है। तो ऐसे हम रोमांटिसिज्म को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो पेटर साहब क्या करते हैं, दोबारा बताते हैं कि नहीं ऐसे मत सोचो, गुट मत बांटो। अब इन्होंने सारे लोगों ने गुट बांट दिए, गुट बना दिया कि हाँ ये रोमांटिक्स है, ये रोमांटिक्स पीरियड है, पीरियड भी बना दिया कि पर्टिकुलर ये रोमांटिक्स टाइम था। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। तो ही डिफाइंस द ट्रू अपोजिशन, ठीक है, ये तो इसको छोड़ो। द पोटेंशियल वीकनेस को भी छोड़ दो, आपके काम का नहीं है ये। और ये भी सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है यहाँ पे, इसलिए इस स्लाइड में इंक्लूड किया है ताकि अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ समझना चाहो तो समझ सकते हो। मतलब इसमें थोड़ी सी हिंट के लिए है, वैसे ये काम की नहीं है। मतलब जस्ट आप अगर स्क्रीनशॉट लेके देखना चाहो कि है तो देख सकते हो। अब समझते हैं कि एक्सप्लोरिंग पेटर्स पोस्टस्क्रिप्ट, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे पूरे ऐसे का हम। देन थोड़ा सा वो सिग्निफिकेंस अपने को खुद ही आ जाएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है इस ऐसे का। द पोस्टस्क्रिप्ट इसका ऐसे, यहाँ से इस ऐसे की शुरुआत होती है, वाल्टर होरेशियो पेटर, ठीक है। अप्रिसिएशंस विद एन ऐसे ऑन स्टाइल, इस बुक से लिया गया एक्चुअली ये ऐसे, ठीक है। अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसे किस बुक का पार्ट है। तो वाल्टर होरेशियो पेटर ने ये बुक लिखी थी, देखो, अप्रिसिएशंस विथ एन ऐसे ऑन स्टाइल, वाल्टर होरेशियो पेटर। तो इसका पार्ट है, ये पूरी बुक नहीं है, इसका एक पार्ट है पोस्टस्क्रिप्ट,
ठीक है। द पोस्ट स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे क्यों लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है कि द पोस्ट स्क्रिप्ट रिटन बाय वाल्टर होरेशियो पेटर, तो हम इसकी बात करें ना तो इसलिए डेफिनेट आर्टिकल लगाया हुआ है, ठीक है। इस बुक के अंदर यही लिखा गया है, यही टाइटल है, पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये अब शुरुआत होती है अपने ऐसे की, शायद मैंने 5 या 6 या 7 मिनट ले लिया आपको इंट्रोडक्शन देने में। तो अब इस ऐसे की शुरुआत यहाँ से होती है, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स, ये ओपनिंग लाइन्स है इस ऐसे की। तो यहाँ से मैं इनको, ये एक्चुअली कोटेशन है जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द वर्ड्स क्लासिकल एंड रोमांटिक आल्दो लाइक मेनी अदर क्रिटिकल एक्सप्रेशंस समटाइम्स अब्यूज्ड बाय दोज हु हैव अंडरस्टूड देम टू वेगुअली और टू एब्सोल्युटली yet defined to real tendencies in the history of art and literature, ठीक है, used in an exaggerated sense to express a greater opposition between those tendencies than really exist. They have at times tended to divide people of taste into opposite camps, but in that house beautiful, यहाँ से देखो ये यहाँ तक बात अलग है, ठीक है इसकी, और यहाँ से राइटर अलग अपनी बात थोड़ी सी पलट रहा है। तो मैं पहले इसको यहाँ तक क्लियर कर देता हूँ। द वर्ड्स क्लासिकल एंड रोमांटिसिज्म, अब ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि कुछ लोग हैं ना, द क्लासिकल एंड रोमांटिक, इनको क्या अब्यूज़ किया है, मतलब एक गलत तरीके से ट्रीट किया है कि ये क्लासिकल था। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि रियल टेंडेंसी इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, मतलब यूज्ड इन एग्जैगरेटेड सेंस टू एक्सप्रेस ए ग्रेटर अपोजिशन बिटवीन दोज टेंडेंसीज दैन रियल। अब यहाँ पे इन्होंने गुट बना रखे हैं, देखो, greater opposition between those tendencies than really exist, at times tended to divide people, देखो यहाँ पे divide people of taste into opposite camps, मतलब opposite camp बना दिया कि हाँ ये रोमांटिक्स है और ये क्लासिकल है, ठीक है, ये क्लासिस्ट्स है। तो ये नहीं करना, मतलब राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये इनको इस तरीके से अब्यूज़ किया गया है, इस तरीके से ट्रीट किया गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं। अभी ये आगे बता रहे हैं यहाँ से, बट इन दैट हाउस ब्यूटीफुल which the creative minds of all generations, the artists and those who have treated life in the spirit of art, in the spirit of art, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि spirit होनी चाहिए, are always building together। और ये जो the house of beautiful means those writers और those critics who जिन्होंने एक न्यूट्रल भाव से, एक सही भाव से समझा कि एक्चुअली में चीज़ें हैं क्या, तो उन्होंने कभी लोगों को ओपोजिट कैंप्स में कभी बांटा नहीं है, ठीक है। इन्होंने तो क्या है, उनको टुगेदर किया है कि हाँ रोमांटिसिज्म है वो एक हमेशा से रहने वाली स्पिरिट है, वो क्लासिकल टाइम में भी, उनके वर्क्स में भी थी, वो आज भी और आने वाले समय में भी होगी। जो आज के लिए रोमांटिक है वो कल के लिए क्लासिकल हो जाएगा, आने वाले समय के लिए वो क्लासिकल हो जाएगा, क्लासिक हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं वो हमेशा बिल्डिंग टुगेदर, हमेशा लोगों को साथ करते हैं फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, और ह्यूमन स्पिरिट पे ज़्यादा देते हैं, दीज अपोजिट, ठीक है। एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द हाउस ब्यूटीफुल, ठीक है, द ट्रू एस्थेटिक क्रिटिक यूज दीज डिविजन्स ओनली सो फार एज दे इनेबल हिम टू एंटर इनटू द पेक्युलरिटीज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विथ विच। तो इसका सारांश इतना ही है। ये देखो, पहली बात कि यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है, ठीक है, और जिनको मैंने क्योट कर दिया है। दूसरी बात, इसका अर्थ यही है कि पहले अर्थ में यहाँ से यहाँ तक बताया गया है कि कुछ लोगों ने क्लासिकल और रोमांटिक, ये दो वर्ड है, इनको अब्यूज़ किया है, गलत तरीके से इनका यूज़ किया है, गलत तरीके से ट्रीट किया है कि हाँ ये क्लासिकली थे, ये रोमांटिक से थे। जब ये एक अच्छे जो क्रिटिक होते हैं वो हमेशा इनको टुगेदर लाने की कोशिश की है कि हाँ ये हमेशा दोनों मेल भाव के गुण हमेशा ट्रेड्स रहते हैं, चाहे कोई भी क्लासिकल वर्क हो उसमें भी रोमांटिसिज्म था, और जो आज रोमांटिसिज्म है उसमें भी क्लासिकल हो जाएगा कल। तो हर एक वर्क में दोनों चीज़ें रहती है, और बात बिल्कुल सही भी है, ऐसा थोड़ी है कि एक तरफा होता है, ठीक है। अब आगे कोटेशन क्या है, अगला कोटेशन, एंड एज द टर्म क्लासिकल हैज़ बीन यूज्ड इन ए टू एब्सोल्यूट देयरफॉर इन ए मिसलीडिंग सेंस। अब absolute and misleading sense, so the term romantic has been used much too vaguely in various accidental senses। अब आगे राइटर वापस क्योट कर, मतलब मैंने क्योट किया इनकी, ये ऐसे में लिखी गई है कि क्लासिकल लाइन को कैसे समझा गया, टू वेगली, टू एब्सोल्यूट बना दिया कि हाँ यही क्लासिकल है, जो पुराना है वही क्लासिकल है, जो वेल फॉर्म्ड है, जिनकी एक प्रॉपर राइम स्कीम है, जिन्होंने बहुत बड़े राइटर्स लाइक जो पुराने वाले राइटर्स थे एंशिएंट और ग्रीस रोमन, वही थे, वही क्लासिकल है, ठीक है। क्लासिकल आज के ज़माने में हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली क्लासिकल का अर्थ भी मैं बता देता हूँ, हिंदी में क्लासिकल का अर्थ होता है कालजयी। कालजयी मतलब जो काल से परे हो, जो काल को जो जीत चुका हो, मतलब वो जो हमेशा रहे, तो वो क्लासिकल होता है। अब इन्होंने तो बना दिया कि क्लासिकल तो प्राचीन चीज़ें थी और रोमांटिसिज्म आज की चीज़ें, तो रोमांटिसिज्म भी, रोमांटिक वर्ड भी है, ये भी इसको भी बता दिया कि हाँ ये जो आज की चीज़ें हैं वो रोमांटिक चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रोमांटिक आने वाली चीज़ें भी रोमांटिक ही होगी, ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली। और हमेशा के लिए ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं अपने स्तर तक विद्यमान रहेगी हर जगह, ठीक है।
फिर इसके बाद में ये राइटर एल्यूजन्स का प्रयोग करते हैं, रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। अगले पैराग्राफ में राइटर स्कॉट्स के बारे में बताते हैं, और क्या बताते हैं, स्कॉट्स रोमांटिसिज्म इज करेक्टराइज्ड बाय हिज लव फॉर स्ट्रेंज एडवेंचर्स ऑफन सेट इन मिडल एजेस। अब हालांकि ये स्कॉट थे, ये मिडल एज से थे, लेकिन फिर भी ये रोमांटिक थे। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रेंज एडवेंचर्स, इनके वर्क्स में ये चीज़ अपने को मिलती है, इसलिए ये स्कॉट है, इनको रोमांटिक राइटर कंसिडर किया जाता था। लेकिन उसी समय राइटर है वो एमिली ब्रोंटे का एल्यूजन से रेफरेंस लेता है। ठीक है, एमिली ब्रोंटे को शायद आप सभी जानते हैं, शार्लेट ब्रोंटे की छोटी बहन थी। ब्रोंटे सिस्टर्स का नाम जानते हैं, लिटरेचर वाले बच्चे सारे जानते हैं, जिनका बहुत फेमस उपन्यास है वुदरिंग हाइट्स। अब इसमें क्या होता है कि एक लवर होता है वुदरिंग हाइट्स में, उसकी प्रेमिका मर जाती है, तो ये उसकी जो कब्र होती है, उसको कब्र को उखाड़ लेता है, उसको कब्र को वापस खोलता है, फिर उसके पास में जाके लेट जाता है। तो ये जो स्पिरिट थी, ये उस टाइम वास्तव में नहीं थी। पहले ऐसी चीज़ों का इतना डायरेक्ट रेफरेंस नहीं हुआ करता था। एमिली ब्रोंटे ने एग्जाम्पलीफाइज रोमांटिसिज्म विथ इट्स पैशनेट करेक्टर एंड मॉडर्न मूरलैंड सीनरी। ठीक है, ये मूरलैंड सीनरी जब उपन्यास पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोबारा कि हाँ, ये तो खैर वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे का ये तो है ही है रोमांटिसिज्म, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये बताना चाह रहा है, ये एल्यूजन्स इसने रेफरेंस दिया है कि मतलब रोमांटिसिज्म क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और फिर वाल्टर स्कॉट कौन थे, स्कॉटिश राइटर थे, ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, सो यू कैन को रिलेट, मतलब ज़्यादा इसको समझ सको अपनी आसान भाषा में, तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ भी सकते हो पॉज करके वीडियो। ये इनकी फ़ोटो है। ठीक है, फिर एमिली डिकिंसन का भी मैंने थोड़ा सा, इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट हु इज़ नोन फॉर हर बेस्ट नॉवल वुदरिंग हाइट्स, जिनकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, अब आगे राइटर क्या करता है, एसेइस्ट करता है। आगे एसेइस्ट थोड़ा सा जर्मनी में शिफ्ट होता है, जर्मन राइटर्स थे वहाँ शिफ्ट होता है। वहाँ क्या कहता है, वहाँ के राइटर्स जो रोमांटिसिज्म लाए थे उनके बारे में क्या कहना है इनका। इन जर्मनी रोमांटिसिज्म इज रिप्रेजेंटेड लेस बाय इट्स प्रोफेशनल एडवोकेट्स लाइक टीक। ये जो टीक था, इसके, ये भी टीक कौन था मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, ये जॉन लुडविग टीक है। ठीक है, वाज ए जर्मन पोइट, ये जर्मन पोइट था। ठीक है, फिक्शन राइटर, ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक। ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। मतलब ये रोमांटिक मूवमेंट जो जर्मनी में आया उसका फाउंडिंग फादर्स था, यानी ये ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव तो था जर्मनी में जो रोमांटिक मूवमेंट आया 18th and 19th सेंचुरी में। ठीक है, उसका तो ये मैंने बता दिया, ये इसकी फ़ोटो है। ठीक है, तो और अब इसका थोड़ा सा विलियम मीनहोल्ड का भी बताते हैं शायद, इसका भी है ना। तो ये ठीक है, इसके जो वर्क्स है, इस वर्क्स में, इनके वर्क्स में क्या है, इतना रोमांटिसिज्म अपने को दिखाई देता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा किसके वर्क्स में दिखाई देता है, मीनहोल्ड कौन है, विल्हेम मीनहोल्ड। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। जो भी एक जर्मन में, वो भी एक जर्मनी था, प्लेराइट था, नॉवलिस्ट था। हिज टू बेस्ट नोन वर्क्स आर हिस्टोरिकल गोथिक, मतलब वो अच्छे से गोथिक रोमांस के बारे में जाना जाता है, उसका अच्छा है। तो ये इसकी फ़ोटो है और ये इसकी फेमस बुक है। ठीक है, साइडोनिया दो सोर्स, मतलब ये इसकी, और एम्बर विच, ये विल्हेम मीनहोल्ड की बहुत फेमस बुक है और इसका रेफरेंस इस ऐसे में आया है चूँकि, तो इस उद्देश्य से, इस लिहाज से अपने को इस बुक का भी नाम याद रखना है, विलियम मीनहोल्ड का भी नाम याद रखना है, और बाद में अपने को ये कोटेशन भी याद रखना पड़ेगा। तो लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, ये राइटर ऐसे ये कहना चाह रहा है कि जर्मनी में ये जो टीक है, इसके वर्क्स में इतना रोमांटिज्म दिखाई नहीं देता, जबकि मीनहोल्ड इसके वर्क्स में दिखाई देता है। सो इतना ही कहना चाह रहा है, ये जस्ट इन्होंने रेफरेंस लिया है, मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए, मतलब थोड़ा सा रिसर्च किया, ऐसा नहीं कि ऐसे उठ के बैठ गए इन्होंने। अब ये दिखाना चाह रहा है कि मैंने इनको भी पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप यू गोट द पॉइंट। और फिर आगे ये कहना चाह रहा है कि रोमांटिसिज्म की द रोमांटिक स्पिरिट दो ऑफन एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक पीरियड एंड स्कूल इज़ एन एंड्यूरिंग प्रिंसिपल। अब ये बता रहा है राइटर की रोमांटिक स्पिरिट है वो कोई ऐसी तो है नहीं कि जनरली कंसिडर की जाती है कि हाँ स्पेसिफिक पीरियड है, कि हाँ ये रोमांटिसिज्म पीरियड है, ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कि ये हमेशा एवर ऑन गोइंग थिंग है। फिर यहाँ पे कोटेशन में इसका वापस दे रहा हूँ आपको, द रोमांटिक स्पिरिट इज़ in reality an ever present and enduring principle in the artistic temperament and the qualities of thought and style which that and other similar uses of the word romantic really indicate are indeed but symptoms of a very continuous and widely working influence। कहने का अर्थ यही हुआ कि रोमांटिक स्पिरिट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड की नहीं है, एवर प्रेजेंट है, हमेशा प्रेजेंट रहने वाली चीज़ है। तो इस कोटेशन को आपको ज़रूर याद करना है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जॉन लुडविग टीक का इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, थोड़ा सा विक्टर ह्यूगो का, अब ये आगे आएंगे तो मैं आपका इनको इंट्रोडक्शन अभी करवा देता हूँ। ठीक है,
विक्टर ह्यूगो, ठीक है, नॉवेलिस्ट थे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, विक्टर मेरी हुगो, ठीक है, फ्रेंच रोमांटिक राइटर थे। और जो ले मिजराबेल और द हंचबैक ऑफ नोट्रे ड्रेम, बहुत फेमस नॉवल है, बहुत फेमस नॉवल है, इनके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और फिर ये कौन आ गए भाई साहब, ठीक है, ये इनकी विक्टर ह्यूगो की फ़ोटो है। फिर ये थियोफाइल गोटियर का रेफरेंस बहुत आएगा आगे, इसलिए अपने को जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वाज ए फ्रेंच पोइट, नॉवलिस्ट, क्रिटिक, जर्नलिस्ट, पेंटर एंड ड्रामेटिस्ट, ठीक है। अब ठीक है, ये आप आगे पढ़ सकते हो। अब अपने को ध्यान इतना ही रखना है कि ये गोटियर है, ये क्रिटिसाइज रोमांटिक मूवमेंट इन फ्रांस, ये फ्रेंच का ही है, ठीक है। और फ्रांस में जो मूवमेंट चला, रोमांटिक मूवमेंट चला, इसी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया। यानी जो हाथ पैर खींचने वाले लोग हैं ये हर जगह रहते हैं, इसका अर्थ ये है। तो ये राइटर बाकायदा बता रहा है अपने इस वर्क में, इस ऐसे में, वाल्टर होरेशो पेटर भाई साहब जी अपने को यही बता रहे हैं कि ये जो गोटियर था, इन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया रोमांटिक मूवमेंट इन फ्रांस, ठीक है। ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे प्रगति हुई, कैसे रोमांटिसिज्म रहा, ठीक है। फिर आगे हेनरिच हाइन का रेफरेंस लेते हैं भाई साहब जी, वाल्टर होरेशो पेटर। अब ये भी एक जर्मन पोइट ही थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, हाइन क्रिटिसाइज्ड रोमांटिक स्कूल इन जर्मनी, उन्होंने फ्रांस में कर दिया, इन्होंने जर्मनी में कर दिया, इतना ही डिफरेंस है, सेम ही चीज़ है, क्रिटिक आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक। अब आगे ये रेफरेंस लेते हैं चार्ल्स अगस्टिन सेंट ब्यू का, ठीक है, चार्ल्स अगस्टिन सेंट ब्यू, ठीक है। अब इन्होंने ये कौन से थे, मतलब ये भी फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक ही थे, लेकिन इनका अब अगले पैराग्राफ में, इस ऐसे के अगले पैराग्राफ में इनकी यही फर्स्ट लाइन है, सेंट व्यू इन द 3rd वॉल्यूम ऑफ हिज बुक, ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन है केजरीज डी लडी, ठीक है, ल्यूडी, ठीक है, केजरीज, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, तो अपने लिए प्रोनाउंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये अपने को इसकी बुक का नाम याद रखना ज़रूरी है, सेंट व्यू का नाम भी याद रखना ज़रूरी है। इन्होंने क्वेश्चन किया था, हैज़ डिस्कस द क्वेश्चन व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए क्लासिक, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब जी वाल्टर होरेशो पेटर ने ये बुक भी पढ़ रखी है, और ये अपने को दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने ये ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो थीसिस टाइप का ऐसे लिख रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं लिख रहा, इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो अब उन्होंने डाला है, इन्होंने लिखा है, तो अपने को क्योट करना पड़ेगा एक्चुअली ये चीज़, ठीक है। अब अगले रेफरेंस इन्होंने लिया है, अगला रेफरेंस स्टेंडल का, जो इनका मैन नाम था मेरी हेनरी बाइल, ठीक है। स्टेंडल इनका पेन नाम था, ठीक है, वाज द पेन नेम ऑफ, ठीक है। फ्रेंच, ये भी फ्रेंच नॉवेलिस्ट ही थे, मतलब इनकी शक्ल से देख लो आप ग्रेटेस्ट सेंचुरी, ठीक है। और एक्चुअली मैंने शायद आपको पहले बताया भी था, शायद क्या मैंने बताया ही है, जब ऐसे की शुरुआत में मैंने बताया था कि इसका टाइटल द पोस्ट स्क्रिप्ट क्यों है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इनकी एक बुक थी शेक्सपियर वाली, ठीक है। तो उस बुक के ऊपर ये कमेंट्री थी किनकी, वाल्टर होरेशो पेटर की। तो ये ऐसे पूरा उन्हीं के द्वारा लिखा गया, मतलब उन्हीं के कमेंट्री से ही शुरुआत होती है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे का रूप ले लेता है आगे जाके। लेकिन यहाँ पे इनका रेफरेंस इसलिए है कि रोमांटिसिज्म ये डिफाइन करते हैं स्टेंडल, ठीक है, कि रोमांटिसिज्म है क्या। सेज स्टेंडल is the art of presenting to people the literary works which in the actual state of their habits and beliefs are capable of giving them the greatest possible pleasure. Classicism in the contrary of presenting them with that which gave the greatest possible pleasure to their grandfather. ये कोटेशन स्टेंडल का है, ठीक है, इनका नहीं है, वाल्टर होरेशो पेटर का, ठीक है, सेज स्टेंडल। और इन्होंने अपने इस ऐसे में इसको क्योट किया है, तो अपन फिर क्योट कर दे रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इसको एग्जाम में लेके आ जाए, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि स्टेंडल्स क्योट हाईलाइट्स ए की डिस्टिंक्शन बिटवीन रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिसिज्म इज अबाउट क्रिएटिंग वर्क्स दैट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट प्लेजर टू द कंटेम्प्रेरी ऑडियंस। रोमांटिसिज्म वही है जो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस को प्लेजर दे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लेजर, यहाँ पे देखो बाकायदा लिखा गया है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लेजर, जो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस को ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लेजर दे सके, वो रोमांटिसिज्म है। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए रोमांटिसिज्म क्या था,
वो हालांकि वो उनके लिए था क्लासिकल, मतलब क्लासिकल अपने लिए जो क्लासिकल है वो उनके लिए तो रोमेंटिसिज्म ही था एक प्रकार का। तो वो क्या था, वो ये था कि वो उस ज़माने में उस लोगों को द पॉसिबल प्लेजर दे रहे थे, तो उस ज़माने के लिए तो रोमेंटिसिज्म था, बट वो अपने लिए क्लासिज्म है। वाइल क्लासिज्म ऑफर्स व्हाट बोथ द ग्रेटेस्ट प्लेजर टू प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। प्रीवियस जनरेशन के लिए जो भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लेजर जो आर्ट लेकर आए उनके लिए वो क्लासिसिज्म आज के लिए, ठीक है। फिर डिस्पाइट चेंजेस हैबिट्स, ठीक है। फिर आगे ये भाई साहब जी बता रहे हैं, ठीक है, इट इज़ द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी दैट कंस्टिट्यूट रोमांटिक करेक्टर, ठीक। आगे ये अपने भाई साहब वाल्टर होरेशो पेटर लिखते हैं कि इट इज़ द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी दैट कंस्टिट्यूट्स द रोमांटिक करेक्टर इन आर्ट। अब रोमांटिक करेक्टर इन आर्ट कैसे कंस्टिट्यूट होता है, तो यू वी नीड टू क्योट दिस कोटेशन, इट इज़ द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस, विचित्रता, स्ट्रेंजनेस जब ब्यूटी के अंदर आती है तब रोमांटिक करेक्टर कंस्टिट्यूट होता है। और आगे बताते हैं भाई साहब जी, इट इज़ द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी दैट कंस्टिट्यूट द रोमांटिक टेम्पर। ओके, तो वी नीड टू नो कि रोमांटिक टेम्पर कैसे बनता है। जब क्यूरियोसिटी डिज़ायर ऑफ ब्यूटी में मिल जाती है तब रोमांटिक टेम्पर बनता है। तो ये कोटेशन बाकायदा इसके अंदर आया हुआ है, तो मैंने लिख दिया। अगर आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स चाहिए तो मैंने इनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सके। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू राइट डाउन द नोट्स यू कैन राइट डाउन एज वेल, ठीक है। द एसेंशियल एलिमेंट्स देन ऑफ द रोमांटिक स्पिरिट आर क्यूरियोसिटी एंड द लव ऑफ ब्यूटी। दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन वी नीड, और सिंपल भी है इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स of the romantic spirit as discussed in the essay the postscript by Walter Horatio Pater. So this is a very quotation, ठीक है, कि रोमांटिक स्पिरिट के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और लव फॉर ब्यूटी होनी चाहिए, दैट इज़ रोमांटिक स्पिरिट। ओके, फिर आगे भाई साहब जी जीन जैक्स रूसो का रेफरेंस लेते हैं। ये देखो रेफरेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपने भाई साहब वाल्टर होरेशो पेटर अपने ऐसे के अंदर, इसीलिए ऐसे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इसीलिए मैंने इनके इतनी सारे फ़ोटोज़, हालांकि जीन जैक्स रूसो को मैंने फ़ोटो ना तो फ़ोटो लगाई है ना इनकी कॉन्फेशंस बुक है इनकी फ़ोटो लगाई है, बार बार सारी फ़ोटोज़ लगानी पॉसिबल भी नहीं है। और ये भी है ना, जीन जैक्स रूसो को सारे जानते हैं, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। अब हिज स्ट्रेंजनेस टू डिस्टोर्शन, हिज प्रोफाउंड सब्जेक्टिविटी, हिज पैशनेटनेस द कोर, ठीक है, रूसो मेक्स ऑल मीन इन लव विद दीज, ठीक है। ये कोटेशन है, बस ये याद रख लेना, और इनके ये बुक में है, इसमें आया हुआ है, जीन जैक्स रूसो का ये रेफरेंस है। सो वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स, ओके, सो वी कैन राइट डाउन इन द एग्जामिनेशंस और वी कैन रिलेट दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे, ठीक है। और आगे एक्सप्लेन करने के लिए भी काम चीज़ें आएंगी, तो इसलिए मैंने इनको कोट किया है, ठीक है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन है बाकायदा टेक्स्ट से उठाया गया है। अगर आप ये कोटेशंस पढ़ रहे हो इसका मतलब ये है कि आप टेक्स्ट ही पढ़ रहे हो, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कर दिया है, कुछ चीज़ें छुटनी होती है वो छूटेगी, ठीक है। फिर आगे स्टैंडल का वापस पहले भी रेफरेंस लिया था, फिर वापस ये भाई साहब जी रेफरेंस ले रहे हैं, तो मैंने वापस से इनको इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडल की ये जो बुक है रेसिन एंड शेक्सपियर, ठीक है, यहाँ पे एंड है, उस टाइम अपने पास वो फ्रेंची नाम था, मतलब इनका सही नाम था नहीं, ये फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी रहे हैं अपने ज़माने के। तो इन्होंने ये बुक लिखी, ठीक है, स्टैंडल ने, रेसिन एंड शेक्सपियर। इस बुक के बाद में टिप्पणी की है किसने, हमारे भाई साहब वाल्टर होरेशो पेटर ने इस बुक के ऊपर टिप्पणी की, और धीरे धीरे इसको पढ़ा, तब भाई साहब जी के दिमाग में आया कि मुझे भी कुछ ना कुछ इस चीज़ पे लिखना चाहिए। तो भाई साहब जी ने ये ऐसे लिखा है, द पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अंदर ये कोटेशन है स्टैंडल की, ये जो बुक है इसके अंदर ये स्टैंडल आर्ग्यूज दैट एवरी ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट वाज कंसिडर्ड इनोवेटिव एंड रोमांटिक व्हेन इट वाज क्रिएटेड। ऑल गुड आर्ट वाज रोमांटिक इन इट्स डे। ऑल गुड आर्ट, जो भी आर्ट थी वो रोमांटिक थी अपने ज़माने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आज के ज़माने में कोई जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे घड़ा ही मान लो, वाटर पॉट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब जनरली शायद अपने को कुछ इस प्रकार के घड़े मिलेंगे जिनको अपनों ने अपने बचपन में देखा था, जो शायद आज जनरली नहीं बनाते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं रहती है, कोई ख़रीदता ही नहीं है, तो उनको हम क्या है क्लासिकल समझने लग जाते हैं। लेकिन वो अपने ज़माने में तो रोमांटिक ही था ना, ऐसा थोड़ी है कि वो उस समय क्लासिकल था। तो ये कोटेशन बहुत अपने को याद रखना है, ऑल गुड आर्ट वाज रोमांटिक इन इट्स डे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी इंटरेस्टिंग कोटेशन है, जरूरी थोड़ी है कि अपने को एग्जाम में लिखने के लिए ऐसे कोटेशन याद रखें, वैसे भी वी नीड टू रिमेंबर, बहुत सरल चीज़ें हैं, अच्छी इंटरेस्टिंग है, वी कैन लर्न, ओके।
अब भाई साहब जी आगे बहुत सारे लोगों का रेफरेंस ले रहे हैं, सो यू कैन स्टडी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा पढ़ाना नहीं चाह रहा, ठीक है। अब हाँ, ये दांते वगैरह ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दोज हु दस ओबे द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिसिज्म वन बाय वन बिकम क्लासिकल। अब ये कोटेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको रिसाइट कर रहा हूँ आपके लिए, कि जिन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिसिज्म जिन्होंने फॉलो किया कि हाँ ये रोमांटिसिज्म है, जिन्होंने ज़्यादा तालियां बजाई, ठीक है ताली बजानी भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समय के चक्कर ने उस पर भी क्लासिकल नाम की जो चद्दर होती है वो चढ़ा दी कि हाँ हो जा बेटा, चलो तुम्हारी बारी हो गई, तुम पुराने हो गए, चलो तुम क्लासिकल हो गए। तो रोमांटिक इज़ एवर ऑन गोइंग प्रोसेस, राइटर यही कहना चाह रहा है, ठीक है। और फिर ये भाई साहब जी और कोटेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव, हाँ ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये कह रहे हैं कि हाँ डिस्पाइट बीइंग कंसिडर्ड ए क्लासिकल पीरियड द 18th सेंचुरी स्टिल प्रोड्यूस नोटेबल रोमांटिक फिगर्स लाइक विलियम ब्लेक। अब 18th सेंचुरी क्या है कि मतलब उसको माना जाता था कि रोमांटिक एज नहीं थी ना 18th सेंचुरी, वो थी न्यू क्लासिकल, ठीक है। तो उस समय जितने भी राइटर्स थे बड़े वेल डिफाइंड मैनर में लिख रहे हैं, बड़े शानो शौकत के साथ लिख रहे हैं कि हाँ हम तो भाई क्लासिकल है। लेकिन वहाँ पे भी अपवाद मिल गया, वहाँ पे भी विलियम ब्लैक जैसे लोग एग्जिस्ट करी गए, अपवाद कहीं ना कहीं आता ही है। उन्होंने क्या किया, अपनी एक रोमांटिक स्पिरिट थी, उस रोमांटिक स्पिरिट में, उस अंदाज में, रोमांटिक अंदाज में ही लिखा। तो ये कोटेशन है, द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड हैज़ बीन रिगार्डेड एज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ए क्लासिक पीरियड, येट विलियम ब्लेक ए टाइप ऑफ सच so much which breaks through what are conventionally thought the influence of that century is still a noticeable phenomena in it. So this is a quotation that I have recited and mentioned in this slide for you, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हमने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, ये सब आपके लिए, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने शॉर्ट में बनाया। फिर आगे जैसे नेचुरल डिस्पोजिशंस ऑफ आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं अपने भाई साहब वाल्टर होरेस पेटर। ये बोले दियर आर द बोन रोमांटिक्स एंड द बोन क्लासिस्ट्स, रोमांटिसिस्ट्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कुछ तो जन्म से ही रोमांटिसिस्ट्स होते हैं और कुछ जन्म से ही क्लासिस्ट्स ही पैदा होते हैं, और ऐसा होता भी है कि हाँ कुछ तो जन्म से ही होते हैं, तो होते हैं। अब जैसे बोर्न क्लासेस की बात हो रही है, तो ये आप कोटेशन डाल सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हाँ हम तो जन्म से, पैदाइश से ही हम तो क्लासिस्ट हैं, हम तो उस फॉर्मेट में ही लिखेंगे, वेल डिफाइंड मैनर में ही लिखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम स्वतंत्र रूप से लिख देंगे, नहीं। पोइट्री का मतलब वो पोइट्री जो पूरी राइम स्कीम में हो, जो प्रॉपर मैनर में लिखी गई हो, जो बड़े लोगों की बात करती हो, वो पोइट्री लिखेंगे। सो ऐसा पैदाइश से क्लासिस्ट थे। फिर आगे बोर्न रोमांटिसिस्ट्स के भी बारे में बातें होती है कि हाँ पैदाइश से ही हम तो रोमांटिक ही थे। सो द बोर्न रोमांटिक्स हु स्टार्ट विथ एन ओरिजिनल अनट्राइड मैटर स्टिल इन फ्यूजन हु कम्स, ठीक है। ये कोटेशन है, इसको आपको ज़रूर मतलब याद, मतलब पढ़ लेना, याद कर लेना। मैंने तो इसको डाल दिया, एंड होल्ड बाय इट्स एसेंस ऑफ देयर वर्क, ठीक है। ये विविड इमेजिनेशन थी, ओरिजिनलिटी थी, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे कोई प्रॉपर नियम हो, प्रॉपर ऑर्डर हो, दैट इज़ रोमांटिक। और इसलिए वो बाद में जिनको, लेकिन ये बताना चाह रहा है राइटर द एसेइस्ट अपने भाई साहब वाल्टर होरेस पेटर कि यहाँ कुछ लोग बोर्न क्लासिस्ट भी थे, कुछ बोर्न रोमांटिसिस्ट भी थे, पैदाइश से रोमांटिसिस्ट थे। लेकिन ये बात इन्होंने इंक्लूड की है, इस अंदाज में इंक्लूड की है, तो एक अच्छी चीज़ है ना ये। मतलब अपने को फ्रेश रिसाइड, अपने को फ्रेश थॉट मिल रहा है कि हाँ वी आर रिकन्सिडरिंग ऑल दीज थिंग्स कि हाँ क्लासिस्ट ये थे, रोमांटिक्स ये थे। अब आगे भाई साहब जी ट्रांजिशन टू क्लासिज्म, इनकी भी बात करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ओवर द टाइम द इनोवेटिव वर्क्स ऑफ रोमांटिक्स जितने भी लोग थे, जिनके जितने भी वर्क्स है, कैन बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल, डेमोन्स्ट्रेटिंग द फ्लूइडिटी बिटवीन दीज कैटेगरीज। और ये बात सही भी है, जो आज के लिए रोमांटिक है वो कल क्लासिकल हो जाएगा। और ये बात दे रही है कि जो ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, जो रोमांटिक पोएट जिनको हम आज कंसिडर कर रहे हैं, वो अपने लिए उतने रोमांटिक नहीं रहे हैं, और वो आने वाले ज़माने में वो क्लासिकल हो ही जाएंगे। मान के चलो कि आज से 500 या 700 या 1000 साल बाद में वो तो बहुत अच्छे वाले क्लासिकल हो जाएंगे। वो तो आज के ज़माने में भी सोशल मीडिया आ गया, इतनी सारी चीज़ें आ गई, वो वैसे उतने फ्रेश नहीं रहे। उस ज़माने में बहुत फ्रेश हुआ करते थे, उस ज़माने में उनके वर्क्स इतने बड़े अंदाज में पढ़ा जाता था, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता था, इंटरेस्ट आज भी बहुत आता है। तो सोच लो उस ज़माने में तो इंटरनेट था ही नहीं, पढ़ने के अलावा कुछ साधन तो था ही नहीं, तो कितना इंटरेस्ट आता होगा, ठीक है। ये आगे फिर बैलेंस ऑफ क्वालिटीज़ की बात करते हैं कि द रोमांटिक और क्लासिकल करेक्टर ऑफ ए पिक्चर, ए पोएम, ए लिटरेरी वर्क डिपेंड्स देन ऑन द बैलेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज़ इन इट, ठीक है। तो ये अच्छा कोटेशन है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा है। रिलेटिव, ठीक है, ये तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है,
सजेस्टिविटी ऑफ क्रिटिकल टर्म्स है, रोमांटिक क्वालिटीज़ इन क्लासिकल वर्क्स है। ये मैंने मेरे लिए पढ़ने के लिए नहीं डाले हैं, ये आप सब के लिए डाले हैं। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सबको पढ़ सकते हो आप अलग अलग, ठीक है। एग्जाम फिर आगे ग्रीक लिटरेचर का मतलब इनका भी डालते हैं। रोमांटिसिज्म इन क्लासिकल आर्ट कैसे थी रोमांटिसिज्म, वो भी इन्होंने बताया है। दीज आर द कोटेशंस, मैंने बहुत कोटेशंस डालने की कोशिश की है जो अच्छे थे। सारा ऐसे तो डाल नहीं सकता ना, डालना भी नहीं चाहिए, अपने कॉपीराइट में नहीं है, लेकिन वो डाल सकते हैं जो अपने हाथ में है, ठीक है। अब इस ऐसे की कुछ फीचर्स मैं दे देता हूँ आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम लिखने में एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बहुत ही वेरी ब्रीफली बताऊँगा कि आइकोनोक्लास्टिक ऐसे है, एक ऐसा ऐसे जो चैलेंज करता हो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स को कि हाँ ये क्लासिकल है और ये रोमांटिसिज्म है। तो ये इनको डायरेक्ट चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, बोल्ड चैलेंज है, साफ साफ लिखा है मैंने बोल्ड चैलेंज, ठीक है। तो इसलिए ये आइकोनोक्लास्टिक ऐसे, आइकोनोक्लास्टिक का मतलब होता है द पर्सन और द थिंग दैट चैलेंजेस बोल्डली समथिंग दैट इज़ इस्टेब्लिश्ड, और ठीक है इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, उसको चैलेंज कर सकते हैं, नहीं ये भी सुन ये सही है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्टिक, ठीक है। और थीसिस लाइक स्ट्रक्चर, ये वैसे तो थीसिस स्ट्रक्चर का तो क्या है, लेकिन इसकी जो कंटेंट अंदर का वो थीसिस जैसा सही है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि द राइटर और द एसेइस्ट वाल्टर होरेशियो पेटर अपने भाई साहब जी बायस नहीं है, एक न्यूट्रल होकर एक अच्छी दृष्टि से एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए इसका अगर हम इसको थीसिस बोले तो गलत नहीं होगा। एस्थेटिक फिलोसफी है, आर्ट फॉर आर्ट सेक है, मतलब एस्थेटिक फिलोसफी मतलब थोड़ा इसमें रहता है इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ आर्ट, एडवोकेटिंग द आर्ट शुड बी अप्रोचिंग फॉर इट्स ब्यूटी एंड फॉर्म, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रिलेटिव टोन है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव भी इन्होंने डाला है, बहुत सारे एलिजेंस लिए हैं। इंटेलेक्चुअल टोन एंड एनालिटिकल अप्रोच रही है उनकी, बैलेंस्ड आर्गूमेंट है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एंड रिफ्लेक्टिव टोन है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस ऐसे मैंने बनाए हैं, ठीक है। कंपेरेटिव एनालिसिस है, ठीक है, कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरेटिव एनालिसिस हो गया। फिलोसॉफिकल डेप्थ है, कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी है, आर्ट एंड लाइफ है। अनलिटरेरी स्टाइल है, लेकिन ठीक है ये तो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो हर ऐसे में लगेंगे, हर जगह लगेंगे। तो वो मुझे आप अगर इनको याद करो तो आप हर कहीं इनको डाल पाओगे, अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो अपने मॉडिफिकेशंस के अनुसार, ठीक है। ये एक मोटिवेशन कोटेशन है जो इस वीडियो को एंड होने से पहले मैं बताना चाहूँगा। बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स फॉर दे आर the seeds of your future success, and nurture them with the determination, water them with perseverance, and watch them bloom into the extraordinary life you envision, ठीक है। और my name द इज़ द एक्सप्लेनर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पॉइंटेड विजन। आई होप शायद आपको इस ऐसे को इतना मुझे पढ़ाने के बाद में शायद अगर 1% भी आपको हेल्प हुई है तो मेरा ये दिन मुझे लगेगा कि सफल हुआ है। क्योंकि इसको ऐसा होता है अगर मैं खुद पढ़ के छोड़ देता, मुझे अगर ये नहीं, क्योंकि उसको मुझे 10 दिन लगे, स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो लेकिन कोई अच्छा है अगर आपको 1% भी सहायता मिलती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।